अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें जो है हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है जॉब्स, लेक्चर और जॉब्स हमें अवेलेबल हैं। उसी में से हमारा जो इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो जॉब आई है उस पे जो है हम उसकी प्रिपरेशन हम लोग अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तैयारी के लिए, जो हमारी फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉक पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि द नॉलेज डोमेन एकेडमी की तरफ से हमें मिला है। और उसमें से जो है हम इस मॉक पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो पैटर्न है वो किस टाइप का होता है, मार्किंग किस तरीके की होती है, और जो हमारा सिलेबस होता है लिटरेचर का उसी के अंदर से जो है आपको जो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, तो हमें किन चीज़ों को जो है मोस्टली कवर करना है वो भी हम अपने एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले एमसीक्यूज़ की तरफ से। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन। ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है किसने जो है कहा था, या कौन है जो इसको कहने वाला है, मानने वाला। तो अगर हम देखें, ये जो है ऑस्कर वाइल्ड ने जो है अपना द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, अगर आप उनका वर्क देखें तो उसके अंदर उन्होंने ये उनका जो फेमस कोट है आर्ट फॉर आर्ट से कि उन्होंने कहा है। ठीक है, तो हमें राइटर्स, उनके जो फेमस कोट्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनको हमने कम्प्लीटली जो है याद रखना है ताकि हम अपने टेस्ट को पास कर सकें। ठीक है, सेकंड हमारा एमसीक्यू है, डेश रेफर्स टू एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड। ठीक है, ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर आप देखें किसको कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी जो हमने पिछली वीडियोस की जिसमें हमने पोइट्रीज वगैरह कवर की, और उसमें हमने आपको दिया था कि आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन दी जाती थी पोम्स की, और उसमें आपको कहा जाता था कि डिक्शन बताना है। ठीक है, तो हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि डिक्शन क्या होता है, वो एक ऑथर का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है उसको हम डिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डेश रेफर्स टू एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या चीज़ है जो कि ऑथर जो अपना वर्क में यूज़ करता है वर्ड्स, उसको हम डेश कहते हैं। व्हेन डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ऑफ हर और हिम स्टोरी, एन ऑथर नेवर हैज़ जस्ट वन वर्ड एट हिम डिस्पोजल। ठीक है, तो अपने जो वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर किस चीज़ को यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑथर की जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो क्या कहलाती है, डिक्शन कहलाती है। अपने हर एक राइटर जो है उसका अपना ओन स्टाइल होता है। ठीक है, वो अपने एज के हिसाब से, जिस एज में वो रह रहा है उस हिसाब से, और अपने चीज़ों के हिसाब से, जिसको भी वो जो है टारगेट कर रहा है उस हिसाब से अपने डिक्शन को चूज़ करता है। ठीक है, सो डिक्शन रिफर्स टू एन ऑथर चॉइस ऑफ वर्ड। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है हमारा, ऑफन इन लिटरेचर वेदर फॉर ह्यूमर और जस्ट फॉर टेस्ट अ राइटर विशेस टू डिस्क्राइब सम ग्राफिक ऑफेंसिव इवेंट्स यूजिंग माइल्डर इमेज और फ्रेजिंग, व्हेन एन ऑथर डज दिस इट इज कॉल्ड अ। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है कि जब लिटरेचर में जब एक राइटर जो है किसी अन ऑफेंसिव चीज़ों को, या डिस्टर्बिंग चीज़ों को, या हार्श चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो, या फिर जो है थोड़ी सी वो नॉट कंफर्टेबल हों, या फिर ऐसी चीज़ें जो अनकंफर्टेबल हों, और डायरेक्ट जो है हम उसको पब्लिकली जो है ना कह सकें, बहुत ज़्यादा जो है हार्श थिंग्स हो, उनके लिए जो है अगर राइटर जो है माइल्डर टोन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उस फ्रेज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यूफेमिज्म को भी आप सबसे पहले आपको यूफेमिज्म के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूफेमिज्म किसको कहते हैं, अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं, यूफेमिज्म जो है राइटर तब यूज़ करता है कि एक माइल्डर टोन लेके आने के लिए। माइल्डर टोन कब लेके आएगा, जब कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक हो, या कोई बहुत ज़्यादा हार्श टॉपिक हो, या फिर कोई भी ऐसा जो नॉट एक्सेप्टेबल हो इन कम्युनिटी, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं
उसके अंदर जो है अगर राइटर ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है या ऐसे फ्रेजेस को यूज़ कर रहा है, तो वो एक माइल्ड टोन रख के जो है उन टॉपिक्स को जो है एक कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके आ जाता है, ठीक है। और इसी के अपोजिट अगर यूफेमिज्म का अपोजिट देखा जाए तो उसको डिफेमिज्म कहा जाता है, जिसके अंदर जो है राइटर जो है वो माइल्ड टोन को नहीं यूज़ करते, बल्कि जो है उस हार्श टॉपिक के लिए वो एक हार्श वर्ड ही या हार्श वर्डिंग ही को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो थर्ड का जो आंसर है वो हमारा यूफेमिज्म है। मेटाफर अगर हम देखें, मेटाफर हम किसको कहते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रही हो जिसमें सिमिली भी हम जो है कंपैरिजन करते हैं, लेकिन एज लाइक और एज के साथ। आयरनी हम किसको कहते हैं कि जो है राइटर अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन उसकी जो है वर्डिंग जो है चेंज है, या वो इनडायरेक्टली जो है क्रिटिसाइज करने को हम आयरनी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें है चौसर लिव्ड इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ। चौसर किसकी रीन के अंदर रहा था? अगर हम देखें, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू एंड हेनरी फोर। अगर हम देखें तो ये जो तीनों रेन्स हैं, इन तीनों रेन के दरमियान जो है चौसर रहा है। एडवर्ड थ्री जब थे तब चौसर जो बॉर्न हुए थे एडवर्ड थ्री की रेन में। रिचर्ड टू की जो रेन थी उस रेन के अंदर एडवर्ड थ्री ने अपना जो पूरा लाइफ टाइम गुजारा है। एंड हेनरी फोर जब क्राउन पर उन्होंने असेंड किया था क्राउन, तब चौसर की डेथ हो गई थी। तो मोस्टली जो टाइम है वो चौसर का किस में है, रिचर्ड टू की रेन में। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हम इसमें रिचर्ड टू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, बेन जॉनसन इज़ नोन फॉर हिज। बेन जॉनसन अपनी किस वजह से जाने जाते हैं? ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ह्यूमर, नन। ट्रेजिक कॉमेडी जिसके अंदर ट्रेजेडी भी हो, कॉमेडी भी हो, रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक एलिमेंट्स हो और कॉमेडी भी हो। कॉमेडी ह्यूमर जो है उसको बेन जॉनसन का जो प्ले है या उनके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादातर किस वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेजिक कॉमेडी ह्यूमर यूज़ करते हैं। उसमें जो है कॉमेडी होता है एंड ह्यूमर होता है। तो वो इन इसी वजह से जो है बेन जॉनसन अपने कॉमेडी ह्यूमर की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। बैकन्स एसेज आर रिटन इन। बैकन्स के जो एसेज होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं? एफोरिस्टिक स्टाइल, एक्सपोसिटरी स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल एंड परसुएसिव स्टाइल। तो बेकन का जो एसेज हैं वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे होते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल आपको पता होना चाहिए क्या है। एल्फरिस्टिक स्टाइल जो है हम किस टाइप के लगता है कि वो ऐसा लगता है जैसे हम कोई प्रोवर्ब्स यूज़ कर रहे हो या फिर हम मैगजीम्स यूज़ करते हो, जिसके अंदर जो है शॉर्टली जो है वर्ड्स यूज़ किए हुए होते हैं, लेकिन उसमें जो है हमें एक प्रॉपर ट्रूथ मिल रहा होता है, या फिर हमें उसके अंदर जो है एक प्रोवर्ब्स टाइप के जो है एसेस जो होते हैं बेकन के थे, इसलिए जो है वो बेकन्स के ऐसे को हम एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और मॉन्टेक के एसेस जो थे वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल थे, ठीक है। तो बेकन के एसेस किस फॉर्म में थे? एफोरिस्टिक स्टाइल में। और एफोरिस्टिक स्टाइल कैसा स्टाइल होता है जिसमें जो कि प्रोवर्ब्स लाइक लगे या फिर मैगजीम्स लाइक लगे, ठीक है। जिसमें जो एक्सप्रेशन हो रही हो ट्रुथ की या फिर किसी भी चीज़ की इन अ फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल फादर फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन है, किसको जाने जाते हैं? वो है रोज़ेशियर। तो हम इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है लिरिकल बैलेट के हवाले से है। तो अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादातर हमारे हिस्ट्री में से भी आ रहे हैं और राइटर किस बेस पे जाने जाते हैं, और फिर जो है ज़्यादातर फिगरेटिव लैंग्वेज में से भी आ रहे हैं। हमारे जो जो भी टर्म्स यूज होती हैं लिटरेचर के उस हिसाब से भी आ रही हैं। तो हमें जो कम्प्लीटली जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद लिरिकल बैलेट पे आ जाए। लिरिकल बैलेट वाट पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलेट कब पब्लिश्ड हुए थे? तो राइट ऑप्शन इज 1798 में जो है लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया गया था। ये कंबाइंड वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का एंड कॉलरिज का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो ओरिजिनेटर थे वो कौन थे? जॉन कीबल इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। सो राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करेंगे। दिस फ्रेज फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद।
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेज़ है वो किसने फर्स्ट कॉइन किया था? वो विलियम जेम्स जॉइस ने जो है फर्स्टली कॉइन किया था। इन्होंने जो है फर्स्टली जो है इसको यूज़ किया था। इसीलिए जो है फ्रेज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके साथ एसोसिएटेड है? जेम्स जॉइस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अ बैलेड स्टैंज़ा जनरली कंटेन्स डैश लाइन। तो हमारा पोएट्री के अंदर से भी जो है एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो अगर हम इसमें देखें, पोएट्री की हमें टाइप्स पता होनी चाहिए, ठीक है, किस फॉर्म की होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। बैलेड स्टैंज़ा के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं? सो बैलेड में जो है हमारे पास 4 लाइन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। द एपिक पोम बेओल्फ इज़ रिटन इन, एपिक पोम जो है हमारी बेओल्फ जो फर्स्ट पोम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, या बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट जहाँ से हमारा इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो उसकी जो एपिक पोम है, मोस्ट फेमस पोम बेओल्फ है, जो कि किस फॉर्म में लिखी गई है, किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो, तो वो लिखी गई है स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, जॉफ्री चौसर इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज। जॉफ्री चौसर किस वजह से जाने जाते हैं? जॉफ्री चौसर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, अपना जो वर्क उनका कैंटरबरी टेल, उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर ने लिखी है और इसी वजह से चौसर अपने इस वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हु रोट द पिलग्रिम प्रोग्रेस? पिलग्रिम प्रोग्रेस हमारी एक बुक का नाम है, ये किसने लिखा है? सो बुक्स के हमें पता होना चाहिए, फेमस बुक जो हमारे लिटरेचर टाइमलाइन के अंदर गुजरी हैं उनको भी हमें कवर करना है और उनके राइटर्स को भी पता होना चाहिए। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस किसने लिखा है? जॉन बनियन ने लिखा है। और अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट नेम द रोमांटिक पोइट एज द पोन्ड पोइट्स? ठीक है, कौन सा पोइट ने जो है रोमांटिक पोइट्स को जो है पोन्ड पोइट्स कहा था? पोन्ड पोइट्स क्यों कहा था और किसने कहा था? साउदी ने जो है रोमांटिक पोइट्स को जो है पोन्ड पोइट्स कहा था, क्योंकि अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, पीबी शेले, जॉन कीट्स एंड ब्रायरन, तो ये हमारे जो है ये इंक्लूड है रोमांटिक पोइट्स में, जो है इंक्लूड है, ये रोमांटिक पोइट्स ही कहलाते हैं। लेकिन साउदी जो है ये इनसे आउट है और इसी ने जो है इनको कहा पोर्न पोइट्स, क्योंकि ये जो राइटर्स थे वो ज़्यादातर जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर जो एक वो पोर्न था और इस वजह से उनको जो है पोर्न पोइट्स भी जो है कहा गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबस इन लाइन्स ऑफ पोइट्री, उसको हम क्या कहते हैं? तो असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबस हम किसको कहते हैं? किसमें जो है असेंटेड सिलेबस वो होता है जिसके अंदर हम जो प्रोनंसिएशन है वोवेल साउंड की, असेंटेड साउंड ऐसे साउंड होते हैं जिसमें हम फुली प्रोनाउंस करें वोवेल साउंड, एंड अनअसेंटेड साउंड जिसमें हम लेस एम्फसाइज करें उनको वोवेल साउंड्स को। जिस तरीके से अगर आप पोइट्री या सॉन्ग्स अगर आप सुनते हो, तो जो सिंगर है या फिर जो पोइट है वो अपनी जो पोइट्री होता है सिंगर की, अगर हम बात करें कि वो कुछ वर्ड्स को जो है बहुत ज़्यादा खींच रहा होता है और कुछ वर्ड्स को वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिपीट करता है, ठीक है। तो ये हमारे असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबस होता है, जिसमें हमारा जो असेंटेड सिलेबस वो होगा जिसमें हम वोवेल साउंड को कम फुली प्रोनाउंस करें। अनअसेंटेड सिलेबस ऐसा लेस एम्फसाइज्ड वोवेल साउंड सिलेबस होगा, ठीक है, जिसमें हम जो है उसको उस साउंड को जो है लेस उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलेबस है लाइन ऑफ पोइट्री में, इसको हम क्या कहते हैं? राइम स्कीम, मीटर, एलिट्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो हम इसमें इसको हम बेसिकली फीट कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो और मीटर भी कहते हैं, तो हम इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है। उसके बाद हमारा 17 एमसीक्यू, द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड। अगर हमारे जो सिमिलर एंडिंग साउंड्स की जो रिपीटिशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? हम पोइट्री हमने कवर की, उसके अंदर देखा जो हमारी जो लास्ट लाइन के जो एंडिंग साउंड्स होते हैं, हम एंड लास्ट लाइन्स के जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं, अगर साउंड सेम वर्ड्स पे एंड हो रहा है तो हम उसको राइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच में से आया हुआ है। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज, एक नॉन ह्यूमन थिंग को अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज दे दें तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए, पर्सोनिफिकेशन।
द रिपीटेशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड की अगर रिपीटेशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, राइम, ओनोमेटोपॉय, एलिटरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो उसको हम एलिटरेशन कहेंगे, ठीक है। द पोम विथ नो मीटर और राइम, ऐसी पोम जिसके अंदर ना ही मीटर हो और ना ही राइम हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू नंबर 21 है, अ पोम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम, जिस पोम के पास मीटर भी हो और राइम भी हो, हम उसको कौन सी पोम कहेंगे, वो लिरिकल पोम है, ठीक है। नरेटिव पोम जिसमें हम नरेट करते हैं, उसमें हमारा जो है, किसमें हमारा राइमिंग स्कीम नहीं बन रही होती है, मीटर नहीं बन रहा होता है। तो फ्री वर्स जिसके अंदर ना मीटर होता है ना राइम होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आउट हो गए। इसके बाद जो नन ऑफ द अबव है वो भी आउट हो गया। हमारा जो लिरिकल पोम है, इसके अंदर हमें जो है मीटर भी मिलेगा और हमें राइमिंग स्कीम भी मिलेगी। सो राइट ऑप्शन इज ए। हु रोट कैंटरबरी टेल्स, चॉसर रोट कैंटरबरी टेल्स एंड ही इज फेमस विद हिज कैंटरबरी टेल वर्क, ठीक है। द थीम इज, थीम क्या है, प्लॉट, करेक्टर, एन एड्रेस, या फिर अ पॉइंट अ राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिस पे जो है राइटर अपना एक पूरा जो है वर्क लिखता है, उसको हम जो थीम कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डी। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है, विच इज़ नॉट अ पोइट्री फॉर्म। पोइट्री फॉर्म कौन सी नहीं है, एपिक। अगर हम देखें, एपिक भी हमारी पोइट्री फॉर्म है। बैलेड, बैलेड भी हमारी पोइट्री फॉर्म है। सोनेट, ये भी हमारी जो है पोइट्री फॉर्म है। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, डी। टेल जो है, टेल हम जो है स्टोरीज को कहते हैं, हम तो टेल शॉर्ट स्टोरी अगर हम कहें तो ये हमारा नॉट पोइट्री फॉर्म, ठीक है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड चॉसर नो, चॉसर कितनी लैंग्वेजेस ज़्यादा था, अगर हम देखें उसका जो वर्क है वो 3 लैंग्वेजेस में है, लेकिन अगर हम देखें उसको जो है 4 लैंग्वेजेस उस जो है वो जानता था, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इज 4। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करनी है फ्रॉम टेनिसन। टेनिसन की पोम जो है द प्रिंसेस, उसकी हमें जो है पोम दी गई है। सो हमें पोम जो हमारे जो वर्क हैं उनको भी देखना है, ताकि हम जो है इस टाइप के जो एमसीक्यूज हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व कर सके। हमारी जो टेनिसन की पोम है द प्रिंसेस, उसके जो है कुछ स्टेंसा दिए हुए, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द डैश, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द डैश शी, man with the hair and woman with the dash, man to command and woman to dash। so इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। man for the field and woman for the hearth, man for the sword and for the needle she, man with the head and woman with the heart, man to command and woman to obey। so राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, Which philosopher had a particular influence on Coleridge? कॉलरिज के ऊपर जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस था वो किसका था, तो हमने वो बताना है कि वो इन्फ्लुएंस किसका है। वो है हमारा जो ऑप्शन बी, कैंट का, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी। सॉरी। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है, हु इज टर्म एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनाइसा। मॉर्निंग स्टार, रेनाइसा का जो मॉर्निंग स्टार है वो कौन है। सो चॉसर इज द वन हु इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनाइसा। अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन इन्वॉल्व्स विच टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, उसमें किन 2 सिटीज की बात की गई है। फ्रांस एंड इटली, लंदन एंड रोम, पेरिस एंड रोम एंड नन ऑफ द वन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर जो हमारे जो टू सिटीज़ की बात हुई थी वो लंदन एंड पेरिस की बात हुई थी, ठीक है। सो लंदन एंड पेरिस इधर कहीं पे भी नहीं है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है। और याद भी रखें, जो टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो 2 सिटीज़ की बात हुई थी वो लंदन एंड पेरिस की बात हुई थी। उसके बाद हु रोट ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है। ये किसने लिखा है, ये कीट्स ने लिखा है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन है डी। 31 है, हु रोट रीडर आई मैरिड हिम, ठीक है। ये किसने लिखा है, जॉन ऑस्टन, चार्लेट ब्रॉन्टे, एडिथ वार्टन एंड एमिली ब्रॉन्टे। सो चार्लेट ब्रॉन्टे इज द राइटर ऑफ रीडर आई मैरिड हिम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं।
हु रोट द पोम डिफेंस ऑफ लखनऊ? डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखी थी? टेनिसन ने लिखी थी। सो राइट ऑप्शन इज ए। 33 है हमारा, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज अ कोटेशन फ्रॉम। ठीक है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट किसका कोटेशन है? कीट्स का, मिल्टन का, हीगल का, एंड नन ऑफ देम। सो इसमें ये किसी का भी कोटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो कोटेशन है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये कोटेशन जो है शेक्सपियर का है, और उनका जो वर्क था हैमलेट, उस हैमलेट प्ले के अंदर ये शेक्सपियर ने ये कोट यूज किया है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इसमें हमें नहीं दिया गया, क्योंकि राइट ऑप्शन हमारा शेक्सपियर है, फ्रॉम द प्ले हैमलेट। ओके, 34 द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज कॉइन्ड बाय। पैथेटिक फैलेसी किस के अंडर आता है, कि किसने ये जो है कहा था? ये कहा था मिल्टन, कॉलरिज, कार्लाइल, जॉन रस्किन। सो ये फ्रेज जो है पैथेटिक फैलेसी, ये जॉन रस्किन का फ्रेज है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज डी। उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू नंबर 35 है, वो है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट। ऊपर हमसे बैलेट की पूछी गई थी, सोनेट में कितने लाइन्स हैं? सोनेट में हमारे पास 14 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती हैं? 14। ओके, द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन है वो कौन है? वो है एलिजबेथ। ठीक है, सो एमा एंड लिडिया भी उस प्ले में है, उसमें है, लेकिन एलिजबेथ का जो है मेन कैरेक्टर है, सो एलिजबेथ जो है हीरोइन है प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल की। हीरो एंड हीरो वर्शिप वॉज रिटन बाय। हीरो एंड हीरो वर्शिप किसने लिखा है? ये कार्लाइल ने लिखा है इन हिज बुक पास्ट एंड प्रेजेंट। तो हीरो एंड हीरो वर्शिप के जो राइटर हैं वो हैं कार्लाइल। द ट्रेजिक फ्लॉ इज आल्सो कॉल्ड। ट्रेजिक फ्लॉ को हम और क्या कहते हैं? वो हम क्या, उसे हम हमार्शिया कहते हैं। कथारसिस किसको कहते हैं? हम जिसके पिटी एंड फेयर जो है, जिसमें दोनों की बात हुई, वो कथारसिस होता है। ट्रेजिक फ्लॉ की जब बात होती है तो हम उसको हमार्शिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है 39, हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड थिएटर से कौन बिलोंग करता था? ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल बेकेट, थॉमस ग्रे, none of the। सैमुअल बेकेट इज द वन हु बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एंड सैमुअल बेकेट का अगर हम देखें प्ले, तो वो कौन सा था? वेटिंग फॉर गॉडोथ जो उनका प्ले है, वो एब्सर्ड प्ले है। सो सैमुअल बेकेट इज द वन हु बिलोंग टू थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। Dash is the practice of art using an object or a word to represent an abstract idea। ठीक है, सो कौन सा एक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? आयरनी अगर हम देखें तो ये अगर हमने इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। एलिगरी एंड एपिक ये जो पोइट्री से रिलेटेड है। सिंबलिज्म इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज सिंबलिज्म हम यूज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ का कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना हो किसी राइटर ने, तो वो उसको सिंबलाइज करके जो है अपने जो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 41, द मोस्ट डोमिनेंट फिगर ऑफ द एज ऑफ रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के डोमिनेंट फिगर कौन है? ड्राइडन है। सो राइट ऑप्शन इज बी। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये किसका जो है लाइन है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। पोइट्री की उन्होंने जो डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो क्या है? पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है, verbal dash occur when a speaker intention is the opposite of what he or she is saying। ठीक है, verbal days occur when a speaker intention is the opposite of what he or she is saying। ठीक है, तो मैंने कहा अभी ऊपर हमने बात की इनडायरेक्टली अगर किसी को चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाए, इनडायरेक्टली अगर कहा जाए किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। ठीक है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 44 है, यूनिवर्सिटी विट्स वर। यूनिवर्सिटी विट कौन थे? वो प्ले राइट्स थे, कॉमेडियंस थे, पोइट्स थे, नन ऑफ देम थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो है कौन थे? प्ले राइट्स थे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ए। हु रोड गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने, चॉसर ने, जॉनथन से। सो जॉनथन इज द राइटर ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल। सो राइट ऑप्शन इज सी।
उसके बाद हमारा एम फॉस्टर है। एम फॉस्टर के बारे में पूछा गया है, कौन है? प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, पोइट है। सो एम फॉस्टर इज़ अ नॉवलिस्ट। और अगर हम इनका नॉवल देखें, आप पैसेज टू इंडिया इनका जो नॉवल है, मोस्ट फेमस नॉवल है। सो एम फॉस्टर जो है नॉवलिस्ट है, ठीक है। What period in English literature is called the Augustan Age? अगस्टन एज जो है वो कौन सा पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में? 16th century, 17th century एंड द 18th century। सो 18th century इज द वन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अगस्टन्स एज, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 48, चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रन इज नोटेबल फॉर इट्स। चार्ल्स लैम का जो वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन, वो नोटेबल है किस चीज़ से? विम्सिकल पैथोस जो है उसमें उन्होंने यूज़ किए हैं, और विम्सिकल पैथोस की वजह से जो है ड्रीम चिल्ड्रन इज नोटेबल, ठीक है। MCQ number 49. Which of the following word had the greatest influence on the Victorian age? कौन सा ऐसा वर्क है जिसने बहुत ज़्यादा greatest influence किया विक्टोरियन एज पे? तो मेल्स ऑन लिबर्टी, एंड बी है टेनिसन इन मेमोरियम, सी है डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कार्लाइल, सार्टर, स्टार्स, ठीक है। सो मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंस वर्क जो है वो है टेनिसन्स का इन मेमोरियम। ये जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था विक्टोरियन एज पे। सो राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750 इज नोन एज। 1660 से 1750 तक जो पीरियड हम जाना चाहते हैं वो कौन सा है? classicism, restoration, age of Milton, none of them. So right option is A, the age of classicism. So ये हमारे 50 MCQs थे इस मॉक पेपर के अंदर। और हमारे जो मॉक पेपर की जो मार्किंग है वो क्या है कि हर मार्क के हमें दो हर MCQs के हमें 2 मार्क दिए गए थे, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन जो हमारा जो ओरिजिनल टेस्ट होता है उसमें हमें 1 नंबर मार्क नेगेटिव मार्किंग का होता है, और टोटल जो है हमारे पास 4 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल क्वेश्चंस 50 दिए जाते हैं, जिसमें से अगर एक भी गलत हो गया तो आपका 1 मार्क उसमें से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कीज भी जो है इस टेस्ट की दी गई हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो फर्स्ट मॉड पेपर था। हम इसके साथ साथ और भी जो है इसकी प्रिपरेशन करते जाएंगे। टाइम टू टाइम हम इसके हिसाब से जो है वीडियोस को अपलोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।